अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और कुशल होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी बेटा एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। और ये एक ध्रुव स्वामिनी जो है वो एक स्त्री है, एक स्त्री पात्र है, जिसका व्यक्तित्व इस नाटक में उजागर किया गया है। तो हम इसको पढ़ने से पहले इसके लेखक जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ विवरण देख लेते हैं। तो देखिए, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, एक महान लेखक हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध निबंध, नाटक और उपन्यास लिखे हैं। तो सबसे पहले हम इनका कुछ एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1990 को वाराणसी में हुआ था। किशोरावस्था में ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण उनके ऊपर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। मतलब ये किशोर थे, बहुत बड़े नहीं थे, छोटे थे जब इनकी माता जी का और इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया, और जिससे इनके ऊपर आपदाओं अर्थात परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर ही उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। नागरी प्रचारणी सभा जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी के क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, इसके विस्तार के लिए, इसके विकास के लिए जो सभा कार्य करती है, जो संस्था कार्य करती है, वो क्या है? नागरी प्रचारणी सभा है। और ये क्या थे? उस सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को काशी में हुई। तो क्षय रोग के कारण, क्षय रोग ये एक फेफड़ों से संबंधित रोग है, जो जिसके हो जाने के कारण व्यक्ति बहुत शिथिल हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण जो रोग इन्हें हो गया था और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनकी रचनाएं देखिए, इनकी कुछ कहानियों के नाम दिए गए हैं, कुछ नाटकों के नाम दिए गए हैं, कुछ उपन्यास के नाम दिए गए हैं और कुछ काव्य अर्थात कविताओं के नाम दिए गए हैं। तो कहानी कौन कौन सी? आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। फिर जन्मय तथा नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, कामना, एक हूंठ। फिर है उपन्यास कौन कौन से? कंकाल, तितली, इरावती। फिर है काव्य, प्रेम पथिक, कामायनी, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, कानन कुसुम और लहर। ये इनके कुछ नाटक, कुछ उपन्यास और कुछ काव्य रचनाएं हैं, जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इनके द्वारा रचित नाटकों में से, इनके द्वारा लिखित नाटकों में से एक नाटक है जिसका शीर्षक है ध्रुव स्वामिनी। इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि ये क्या है, आखिर ध्रुव स्वामिनी कौन थी। ठीक है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा था, लेकिन वह कायर और डरपोक था। चंद्रगुप्त छोटा था, परंतु वह वीर और साहसी था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहते थे। समुद्रगुप्त जो राजा थे, जिनके 2 पुत्र थे, एक था रामगुप्त, दूसरा था चंद्रगुप्त। रामगुप्त कायर था, चंद्रगुप्त बहादुर था। और समुद्रगुप्त क्या करना चाहते थे? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहते थे और उपहार में प्राप्त ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी उसी से करना चाहते थे। उनको समुद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी उपहार स्वरूप मिली थी, जिसका विवाह वो किससे करना चाहते थे? चंद्रगुप्त से। लेकिन दरबारियों के षड्यंत्र के कारण रामगुप्त राजगद्दी पर बैठा और उसने ध्रुव स्वामिनी को भी प्राप्त किया। रामगुप्त ने षड्यंत्र रचा और वो
गद्दी पर बैठ गया, और जब वो गद्दी पे बैठा तो ध्रुव स्वामिनी भी उसी को मिली, अर्थात ध्रुव स्वामिनी का विवाह रामगुप्त से हुआ। ध्रुव स्वामिनी प्रसन्न नहीं थी। उसे लग रहा था कि रानी होने के बावजूद भी उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है। कुमार चंद्रगुप्त भी राज्य की स्थिति से दुखी था। कुमार चंद्रगुप्त ने पिताजी का दिया हुआ राज्य का अधिकार ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी एक अमूल्य निधि भी त्याग दी। यह बात ध्रुव स्वामिनी को दासी से मालूम हुई। मतलब जब ये षड्यंत्र रचा गया और जब रामगुप्त वहाँ का राजा बन गया, उसको गद्दी मिल गई, तो चंद्रगुप्त ने सब कुछ छोड़ दिया। ध्रुव स्वामिनी चौंक उठी। अमूल्य निधि? वह क्या है? दासी ने कहा, देवी, वह अत्यंत गुप्त है, यानी कि वो बहुत छुपी हुई बात है। ध्रुव स्वामिनी बोली, तो फिर उसे गुप्त ही रहने दो। उसी समय दासी वहाँ से चली गई। मतलब चंद्रगुप्त ने केवल राज्य ही नहीं छोड़ा था, अपनी कोई बहुत ही अमूल्य निधि, मतलब कोई बहुत ही प्रिय वस्तु भी छोड़ दी थी, जो किसी को भी नहीं पता था, जो क्या थी, जो गुप्त थी, यानी छुपी हुई थी। ये बात छुपी हुई थी कि वो वस्तु क्या है। शाम हो चुकी थी। एक प्रतिहारी ने आकर ध्रुव स्वामिनी से पूछा। प्रतिहारी मतलब जो वहाँ की पहरेदार होते हैं। क्या महाराज इधर आए हैं? ध्रुव स्वामिनी ने उससे व्यंग में कहा। व्यंग अर्थात ताना देते हुए। मेरे आंचल में तो नहीं छिपे हैं, किसी कुंज में ढूंढ लो, मिल जाएंगे। मतलब उसको रामगुप्त पर बहुत गुस्सा है और उसने व्यंग में कहते हुए ये कहा कि वो यहाँ नहीं है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि उसे लगता है कि एक रानी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलता है। और क्यों नहीं मिलता है? इसलिए क्योंकि रामगुप्त बहुत ही कायर राजा है। रामगुप्त कुंज में ही था। कुंज मतलब उद्यान, बाग। वह एक दासी से बातें कर रहा था। उसे संदेह था, संदेह अर्थात शक, कि शायद ध्रुव स्वामिनी अभी भी चंद्रगुप्त को ही चाहती है। तभी प्रतिहारी ने आकर उसे एक चिंताजनक समाचार दिया। चिंताजनक मतलब चिंता में डाल देने वाला। उसने रामगुप्त को बताया, पहाड़ी के ऊपर से शक नीचे उतर आए हैं और उन्होंने नीचे का गिरिपथ रोक लिया है, मतलब आने जाने का रास्ता। गिरि मतलब पहाड़ और पथ का अर्थ होता है रास्ता, यानी पहाड़ी रास्ता नीचे का रोक लिया है। किसने? शक ने। गिरिपथ रोक लिए जाने से शिविर का राजपथ से संबंध टूट गया है। मतलब बीच में वो रास्ता रुक जाने से, बंद हो जाने से जो राजपथ से हमारा संबंध था, वो क्या हो गया है? टूट गया है। साथ ही शकों ने दोनों ओर से शिविर को भी घेर लिया है। शिविर मतलब इनके राज्य को दोनों ओर से उन्होंने घेर लिया है। शक कौन है? शक इनके कोई विरोधी हैं, कोई शत्रु हैं, जिन्होंने इन पर क्या कर दिया है? एक तरह से आक्रमण कर दिया है। लेकिन रामगुप्त का ध्यान कहीं और था। वह चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के बारे में ही सोच रहा था। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी बात हो गई, उसके साम्राज्य पर आक्रमण हो रहा, एक तरह से प्रारंभ हो गया है, और वो क्या सोच रहा है? वो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के बारे में सोच रहा है। क्या सोच रहा है? ये कि शायद अभी भी ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को पसंद करती है, शायद अभी भी वह उसे ही चाहती है। उस सॉरी बेटा। उसे उत्तर न देता देखकर प्रतिहारी ने कहा, महाराज, युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। शक राज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। मतलब जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो प्रतिहारी बोला कि आपका प्रतीक्षा हो रही है युद्ध परिषद में। चलिए, परिषद यानी जहाँ सभा होगी इस बारे में कि अब क्या करना है, और जहाँ पर शक राज ने यानी शकों के राजा ने रामगुप्त के लिए कोई संदेश भेजा है। रामगुप्त अभी भी ध्रुव स्वामिनी के बारे में सोच रहा था। उसे विश्वास था कि ध्रुव स्वामिनी के साथ भले ही उसका विवाह हो गया है, लेकिन वह मन ही मन चंद्रगुप्त को ही प्यार करती है। वो अभी भी यही सब सोच रहा है। उसे अपने विचारों में खोया देखकर प्रतिहारी और दासी वहां से चले गए। उनके जाते ही मंत्री शिखर स्वामी वहां आया। रामगुप्त उसे अपना विश्वास पात्र मानता था। किसे? अपने मंत्री शिखर स्वामी को क्या मानता था? अपना विश्वास पात्र, यानी विश्वास, वो उस पर अंधा विश्वास करता था। वो उस पर बहुत ही ज़्यादा यकीन रखता था, विश्वास रखता था।
शिखर स्वामी शकों के राजा का एक पत्र लेकर आया था। वह चाहता था कि रामगुप्त उस पत्र में लिखे हुए संदेश पर शीघ्र ही कोई उचित निर्णय लें। कौन चाहता था? शिखर स्वामी चाह रहा था कि शकों के राजा ने जो संदेश भेजा है, ये जल्दी से इस पर कोई निर्णय ले लें। अब वो संदेश क्या था? उसने रामगुप्त को पत्र पढ़कर सुनाया और कहा, महाराज, सबसे पहले शकराज के दूत को भेंट के लिए यहाँ बुलाएं। दूत यानी मैसेंजर, जो किसी व्यक्ति का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं, उसको कहते हैं दूत। तो उसने क्या कहा? शिखर स्वामी अर्थात रामगुप्त के मंत्री ने क्या कहा कि ऐसा करें कि उनके दूत को बुलाएं और उनसे बात करें। वैसे या तो आश्चर्य की बात है कि जो शक्तिशाली है वही संधि के लिए प्रस्ताव भी भेज रहा है। अब वो क्या कह रहा है? कौन? शिखर स्वामी कह रहा है कि ये तो हैरानी की बात है, जो शक्तिशाली है। कौन शक्तिशाली है? शक। वो शक्तिशाली है और वही संधि यानी भेंट के लिए, बात करने के लिए प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। पत्र सुनकर रामगुप्त शिखर स्वामी के साथ युद्ध परिषद में भाग लेने के लिए चल दिया। जब उसने पत्र सुना तो वो कहाँ गया? युद्ध परिषद में चला गया। ध्रुव स्वामिनी उदास थी। वे बैठी कुछ सोच रही थी। एक परिचारिका उस पर चंवर ढुला रही थी। परिचारिका कहते हैं देख रेख करने वाली को, ठीक है। चंवर जो पंखा झलते रहते हैं, आपने देखा होगा। चंवर ढुला रही थी। दूसरी परिचारिका पान का डिब्बा लिए हुए पास ही खड़ी थी। उसने ध्रुव स्वामिनी से कहा, महादेवी, मंत्री शिखर स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं। ध्रुव स्वामिनी ने उससे पूछा, क्या शिखर स्वामी मुझसे मिलकर कुछ कहना चाहते हैं? उनसे कह दो मैं कल उनसे मिलूंगी। लेकिन कुछ सोचकर ध्रुव स्वामिनी ने उसे रोककर कहा, ठहरो, शिखर स्वामी गुप्त साम्राज्य के मंत्री हैं, जाओ उन्हें बुला लाओ। मतलब पहले तो उसने मना कर दिया मिलने के लिए शिखर स्वामी जो मंत्री थे उनसे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उनको बुला लिया। परिचारिका चली गई तो कक्ष में 3 लोग थे। कक्ष अर्थात कमरे में। कक्ष में 3 लोगों ने प्रवेश किया मतलब अंदर आए। इनमें से एक बौना, दूसरा कुबड़ा और तीसरा हिजड़ा था। वे तीनों आपस में मजाक कर रहे थे। उनका मजाक ध्रुव स्वामिनी को जरा भी नहीं भा रहा था। तभी शिखर स्वामी और सम्राट रामगुप्त अलग अलग किंतु एक ही समय में वहां आ पहुंचे। कौन कौन आया? शिखर स्वामी जो मंत्री था वो आया, और रामगुप्त जो कि उस राज्य का राजा और ध्रुव स्वामिनी का पति था, वो दोनों वहां पर पहुंचे। बौना, कुबड़ा और हिजड़ा उनके सामने भी मजाक करते रहे। अब ध्रुव स्वामिनी से नहीं रहा गया। उसने क्रोध से तीनों को आदेश दिया, निकलो यहाँ से, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। उसके संकेत करने पर वे तीनों वहां से भाग गए। उसने शिखर स्वामी की ओर भी क्रोध से देखा। तो शिखर स्वामी मतलब मंत्री की ओर भी उसने क्रोध से देखा। शिखर स्वामी ने रामगुप्त से कहा, देव, मैं एक आवश्यक कार्य से आपके पास आया हूँ। शकराज का दूत कहता है कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का विवाह निश्चित हो चुका था। लेकिन इसी बीच क्या कहा है? उसने जो संदेश भेजा है उसमें ये कहा है कि शकराज का विवाह किससे तय हो चुका था? ध्रुव स्वामिनी से तय हो चुका था। लेकिन क्या हुआ फिर? लेकिन इस बीच समुद्रगुप्त विजय यात्रा पर निकले और महादेवी के पिता ने उन्हें उपहार स्वरूप गुप्त कुल में भेज दिया। किसको? ध्रुव स्वामिनी को भेज दिया। कहाँ? उनकी माता जी ने समुद्रगुप्त के पास भेज दिया। उनको किसको? ध्रुव स्वामिनी को एक उपहार के स्वरूप में देकर। अब शकराज महादेवी को मांग रहे हैं। यही नहीं, वे अपने सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शकराज ने जो संदेश भेजा है, वो जो आक्रमण की तैयारी कर रहा है, वो उसने कहा है कि ध्रुव स्वामिनी का विवाह उससे तय हो चुका था। तो अब क्या किया जाए? ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेज दिया जाए। और केवल ध्रुव स्वामिनी को नहीं बल्कि कुछ और स्त्रियां भी चाहिए हैं उसे अपने साम्राज्य के दूसरे लोगों के लिए। यह सुनते ही ध्रुव स्वामिनी क्रोध से भर गई, किंतु रामगुप्त ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक ही है,
जब उसके पास सामंत हैं तो उनके लिए स्त्रियां भी चाहिए। पर क्या सचमुच महादेवी के पिता ने उनका संबंध शकराज से तय किया था? मतलब अब आप देखिए कि रामगुप्त एक इतना कायर और इतना नीच व्यक्ति है कि उसकी पत्नी को वो मांग रहा है और उसे इस बात पर क्रोध आने के बजाय वो क्या कह रहा है कि ठीक है। शिखर स्वामी ने कहा, यह तो मुझे नहीं मालूम। जब रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से पूछा तो उसने व्यंग से सवाल किया, क्या गुप्त साम्राज्य स्त्रियों का दान देकर ही आगे बढ़ा है? मतलब जब रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से पूछा कि क्या सच में तुम्हारा विवाह शकराज से तय हुआ था, तब उसने व्यंग यानी गुस्से में उससे कहा कि तुम्हारा जो साम्राज्य है, जो गुप्त साम्राज्य है, क्या ये औरतों को दान में देकर ही आगे बढ़ता है? मतलब तुम स्त्रियों को दान कर दोगे और फिर वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे? रामगुप्त झेप गया, यानी वो शर्मिंदा हो गया। उसने शिखर स्वामी से कहा, बताएं मंत्री जी। शिखर स्वामी ने उत्तर दिया, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का तो यही संधि संदेश है। मतलब शत्रु पक्ष संधि करना चाहता है, लेकिन संदेश ये है कि उसे कौन चाहिए है? उसे ध्रुव स्वामिनी चाहिए है और सामंतों के लिए कुछ और स्त्रियां चाहिए हैं। यदि हम वो स्त्रियां भेज देंगे तो ये युद्ध नहीं होगा, हमारे बीच संधि हो जाएगी। यदि स्वीकार ना हो तो युद्ध कीजिए, वैसे भी शिविर दोनों ओर से घिर गया है, बचने का और कोई उपाय भी नहीं है। ध्रुव स्वामिनी को बेहद क्रोध आ रहा था। वह रामगुप्त की पत्नी थी। अग्नि के सामने रामगुप्त ने सुख दुख में उसका साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। उसने रामगुप्त को वह क्षण याद दिलाया तो वह बोला, मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। मतलब जब ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त को याद दिलाया कि हमारा विवाह हुआ था, तुमने प्रतिज्ञा की थी, वादा किया था अग्नि को साक्षी मानकर कि तुम मेरा साथ दोगे मेरे सभी दुखों में और सुखों में, तब वो मुकर गया और उसने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कोई प्रतिज्ञा या कोई ऐसा वादा नहीं किया था। मैं तो उस दिन नशे में डूबा हुआ था। पुरोहितों ने मुझसे ना जाने क्या क्या पढ़वा लिया होगा। अब उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर क्यों लाद रही हो? मतलब ये तैयार है ध्रुव स्वामिनी को शक राजा के पास भेजने के लिए। ध्रुव स्वामिनी ने शिखर स्वामी के समीप जाकर पूछा। ध्रुव स्वामिनी कहाँ गई? मंत्री के पास। इस विषय में आप क्या कहते हैं? शिखर स्वामी बोला, राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सभी उपायों से करने का आदेश है। क्या बोला? कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति ये कहती है कि हमें अगर अपने राष्ट्र की, अपने साम्राज्य की रक्षा करनी है तो हम उसके लिए कोई भी उपाय कर सकते हैं। मतलब वो ये कह रहा है कि हाँ, यदि वो आपको बुला रहा है तो आप जाएं ताकि हमारे साम्राज्य की रक्षा हो सके। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और मंत्री सभी का त्याग किया जा सकता है। अर्थात वो ध्रुव स्वामिनी से क्या कह रहा है कि आप जाएं। ध्रुव स्वामिनी की बातें शिखर स्वामी की बातें सुनकर रामगुप्त प्रसन्न हो उठा। उसको बड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो तो कायर था, वो तो डरपोक था, वो कैसे युद्ध करता। पर ध्रुव स्वामिनी ने क्रोध से कहा, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि जो पुरुष हैं और वो स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझते हैं और जैसा चाहे वैसा व्यवहार उनके साथ कर सकते हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। क्या कह रही है वो? कि तुम मुझे बचा नहीं सकते हो, मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें इतना अधिकार भी नहीं है कि तुम मुझे बेचो। मैं स्वयं ही यहाँ से जा रही हूँ। ध्रुव स्वामिनी की बात सुनकर शिखर स्वामी ने मुंह बनाते हुए कहा, राजनीति में ऐसी बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। रामगुप्त को प्यास लगी थी। उसने दासी से मदिरा मांगी। मदिरा मतलब शराब। शिखर स्वामी की बातों से अब आप देख रहे हैं ना कि इतनी बड़ी बात हो गई है, ध्रुव स्वामिनी इतनी गुस्सा है और उसको बेचने की बात हो रही है, लेकिन रामगुप्त को क्या है, वो चाह रहा है कि हाँ, ये चली जाए ताकि मेरा साम्राज्य भी बच जाए, मुझे भी कुछ ना हो। और ऐसे समय में भी वो क्या कर रहा है? मदिरा अर्थात शराब पी रहा है। शिखर स्वामी की बातों से ध्रुव स्वामिनी के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने उसे वहाँ से दूर हो जाने का आदेश दिया। जब वह दासियों के साथ चला गया तो रामगुप्त भी जाने लगा। ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त को हाथ से पकड़कर रोकते हुए कहा, क्या गुप्त साम्राज्य के सम्राट
अपने पत्नी शत्रु को उपहार में दे देंगे? फिर वो अपने पति से पूछती है कि क्या तुम अपनी पत्नी को अपने शत्रुओं को दे दोगे? तुम ऐसे हो? रामगुप्त पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, तुम सुंदर हो, पर सोने की कटार पर मुग्ध होकर कोई उसे अपने हृदय में नहीं चुबो सकता। कह रहा है कि तुम सुंदर हो, अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने मार्ग में अपनी कठिनाई बनाकर नहीं रख सकता। अगर तुम मेरी कठिनाई दूर करने का साधन हो तो मैं तुम्हारे द्वारा अपनी कठिनाई दूर अवश्य ही करूँगा। तो बच्चों, ये कहानी हम आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का जो हिस्सा है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस नाटक में क्या होता है, क्या धूपस्वामिनी बच पाती है या नहीं, रामगुप्त क्या करता है, अपनी पत्नी को भेज देता है, और फिर चंद्रगुप्त किस प्रकार से आकर अपनी जो ध्रुवस्वामिनी है उसकी रक्षा करता है या नहीं, या अपने राज्य को बचा पाता है या नहीं। तो आप स्वयं भी अध्ययन कीजिए, स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए। ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व